हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। चैप्टर 2 हो गया है फिनिश। अब हमने एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर लिए हैं, तो लास्ट पार्ट बचता है मोस्ट अवेटेड एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, जिसको आज मिला के 3 लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करेंगे उसके पहले मैं फिर से आपको इजीली ऐप के बारे में बता दूं। जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है और जो नहीं भी जुड़ रहा है, जिसके साथ आप शेयर करने वाले हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है और EAZILY टाइप करना है और ये ऐप डाउनलोड करने के बाद बेसिक साइन अप प्रोसेस को फॉलो करना है। आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, अपना मोबाइल नंबर डालोगे, ठीक है, क्या आएगा, OTP आएगा। OTP आएगा, OTP डालोगे, आप एक यूजर बन जाओगे। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है, जैसे नेम, ईमेल आईडी, जेंडर एटसेट्रा। सबसे ज्यादा खास या इंपॉर्टेंट बात कि आपको हमेशा लोकेशन ऑन रखनी है ऐप यूज करते टाइम। ठीक है, अब जैसे आप इसको वेरीफाई करते हो, आप एक यूजर बन जाते हो, तो आपको यहाँ पे कोर्सेज देखने को मिलते हैं। ये कोर्सेज अभी 3 कैटेगरीज में हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम, क्लास 11th एंड 12th एंड कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोले तो CUET। फिलहाल ऑफ कोर्स आप टॉपर्स बैच के बच्चे हो, और क्योंकि आप टॉपर्स बैच के बच्चे हो तो आप अभी ये वाला जो कोर्स है ये देखने वाले हो, है ना। क्लास 11th एंड 12th यहाँ क्लिक करना। आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जिसको भी अगर CUET का कुछ प्रिपरेशन करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना है, तो ये कोर्सेज भी अवेलेबल है। अब जब आप इस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, तो नेक्स्ट क्या होता है, आपको यहाँ पे ना ऐसे कोर्सेज दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कॉम्पिटिटिव या प्रोफेशनल एग्जाम पे क्लिक करोगे तो नॉन मेडिकल, मेडिकल बोले तो JEE, नीट, ठीक है, ये कोर्सेज दिखेंगे। SSC बैंकिंग, ठीक है, ये बाकी कोर्सेज किसके लिए, गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। और ऐसे ही अगर आप जैसे 11th एंड 12th के कोर्सेज की बात करो तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, साथ साथ में उदय, शिखर, जो कि कॉमर्स के 11th 12th की प्रिपरेशन है, बैचेस हैं उदय और शिखर, ठीक है। और ऐसे ही प्रारंभ, टॉपर्स, और ये 2 बैचेस यहाँ भी मिलेंगे आपको। यहाँ पे नीट वाले जो वीडियोस हैं वो डले हुए हैं, और जो प्योर CBSE के वीडियोस हैं वो यहाँ डले हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, तो प्रारंभ, टॉपर्स, ये किसके लिए बेटा, नीट के लिए, तो इसको आप चेक करोगे, सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी क्लास को सेलेक्ट करना है। क्लास सेलेक्ट करके फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पेज मिलेगा। अब इस वाले पेज में अगर आप देखो तो ये एनुअल कोर्स फी है, देखने में थोड़ी बड़ी लग रही है, बट एक्चुअली ये एनुअल कोर्स फी कितनी है बेटा, 0 है। कैसे, जब आपने अपना कोर्स कार्ट में डाला तो आप वहां पे ये कूपन कोड अप्लाई करो, फ्री इजीली, ठीक है। वो कूपन कोड अप्लाई करके ये सारी कोर्स फी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके अलावा ऐप में कुछ फीचर्स हैं, ये देखो, रेज्यूम वीडियो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वीडियो देखी और आपको कहीं जाना पड़ गया है ना, तो आप वो रेज्यूम कर सकते हो, दोबारा वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा ऐप में ये फीचर्स देखो, यहाँ पे टेस्ट, डाउट्स, माई कोर्सेज लाइव। अब अगर आप YouTube पे वीडियो देखते हो आपको बहुत सारे एड्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कोई एड्स देखने को आपको नहीं मिलेंगे, पहली बात, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आपको DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, और डाउनलोडेबल मटेरियल्स, मतलब लेक्चर के जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो ये सारे फीचर्स की वजह से मैं फिर से आपसे कहूँगी कि अगर अभी तक नहीं किया है तो अब डाउनलोड कर लो, ठीक है। अभी बैठे बैठे अपना फ़ोन निकालो, और फ़ोन तो होगा हाथ में तभी तो वीडियो देख रहे होगे, तो फटाफट जाओ प्ले स्टोर पे और इजीली ऐप डाउनलोड करके ये सारी जो बेसिक प्रोसेस है उसको फॉलो करना। अब हम आते हैं हमारे प्यारे फिजिक्स के लिए यहाँ पे, तो फिजिक्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज के जो लेक्चर प्लान में जो हमारा कोर्स है वो है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, ठीक है। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी करेंगे, है ना। तो कुछ 10 क्वेश्चंस का एग्जाम्पलर बैंक है, जो मुझे थोड़े अननेसेसरी लगे, कुछ ही होंगे 1-2, वो मैंने छोड़ दिए थे कि वो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उनमें भी डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके, ठीक है, टेलीग्राम पे, साइंस इजीली पे जाके, या फिर ऐप पे, जहाँ भी जाके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अब पहले मैंने आपको रीडिंग टाइम दे दिया ढंग से, ठीक है, पढ़ो। बोला है अ कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.5 ohms। अब ये जो टर्म है ये आप पहली बार सुन रहे होगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। हालांकि जब आप चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तब आप और डिटेल में सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सारी बातें पढ़ोगे। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में, शॉर्ट में बता रही हूँ। अभी तक 10th क्लास तक
अगर मैं आपसे पूछूं कि 10th क्लास तक आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है कि एक सेल होती है, उसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और अगर मैंने यहाँ पे एक डिवाइस आर रेजिस्टेंस की लगा दी तो जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके अक्रॉस ऐसे इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये बात आपने पढ़ी है। बेटा देखो सेल क्या होता है ना, सेल में बेसिकली आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। अब क्या होता है, जब आप इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टर लगाते हो ना, तो जब यहां बाहर करंट फ्लो करना शुरू करता है, हमको पता है कि करंट नीड्स अ क्लोज्ड पाथ, है ना, करंट नीड्स अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ। तो बाहर जब करंट फ्लो करना शुरू करेगा वो तभी कर सकता है जब अंदर भी चार्जेस इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक्सचेंज हो रहे हो, है ना। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जब चार्जेस जाएंगे तभी वो एक क्लोज्ड पाथ बनेगा और बाहर आपको करंट मिलेगा। तो एक कंडीशन तो ये है कि आपके पास फिलहाल यहाँ पे कोई करंट नहीं है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, जिसको हम बेसिकली ओपन सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। उस टाइम पे इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उस टाइम पे जब बेसिकली बाहर कोई रेजिस्टर नहीं लगा और इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, उसको हम कहते हैं EMF। फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये कोई फोर्स नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्ट्स में मेजर करी जाती है। फर्क इतना है कि हम ओपन सेल की बात करें। अब मैंने यहाँ पे कोई डिवाइस अगर कनेक्ट कर दी होती, ठीक है, तो अंदर से क्या होता, चार्जेस एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे होते। हमको पता है कि अगर चार्ज इलेक्ट्रोलाइट में मूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के थ्रू जब मूव करेंगे तो अपनी एनर्जी उसको देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को देंगे, यानी उन चार्जेस को भी क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, और उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। सो बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस विद इन द सेल, सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और इसकी वजह से अब क्योंकि भैया अंदर एक रेजिस्टेंस आ गया, तो EMF वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इन इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस अब जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला जाता है बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, जब सेल डिस्चार्ज हो रही है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेल क्या है, डिस्चार्ज हो रही है, सेल करंट दे रही है, तो जब सेल डिस्चार्ज हो रही होती है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस छोटा होता है EMF से, यानी जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस हो सकता था उससे अब कम है, ठीक है। और कितना कम है, तो आप E में से I और ये R जो है इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस करते हो, तब आपको ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। अब मैंने आपको ये जो पढ़ाया है ये आप चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे। पढ़ा इसलिए दिया क्योंकि अब आपके सामने एक सर्किट है तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, इसीलिए जब सेल को आप बनाएंगे ना, तो सेल को हम ऐसे बनाएंगे, ये 2.5 वोल्ट की सेल हो गई, साथ में अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो ये अपनी सेल है, बेसिकली सेल अपनी अब ये है, ठीक है। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस को अपन एक रेजिस्टर के तरह ट्रीट करते हैं कि ये एक रेजिस्टर है, ये भी करंट ड्रॉ कर रहा है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगी, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हो। थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा वीडियो देख के चीज़ों को नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। तो फिर हम सवाल पे आते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है बेटा, एक और कॉन्सेप्ट है। दो तरीके के करंट आपने पढ़े हैं, AC और DC, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। कैपेसिटर जो है इसको अलाउ करता है, कैपेसिटर अलाउज AC, ब्लॉक्स DC, DC को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अब ये चीजें आपका एक चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, AC करके एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर 6 या 7 चैप्टर है, ठीक है, वहां पे इसको आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, ओके। तो कैपेसिटर AC को अलाउ करता है, DC को ब्लॉक करता है। भैया ये जो सेल है ये DC करंट का सोर्स है, तो अगर मैंने बोला कि इस सेल ने दो करंट देनी चाहिए थी, एक इधर और एक इधर, पर यहाँ कैपेसिटर लगाए तो यहाँ पे कायदे से करंट को 0 हो जाना चाहिए। तो इस सर्किट का कौन सा हिस्सा फंक्शनल है, लोअर हिस्सा फंक्शनल है, जहां पे ये 2.5 वोल्ट की सेल लगी है, इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है, ये एक 2 ओम का रेजिस्टर है,
ठीक है, इसका ये वाला हिस्सा जो है ये फंक्शनल है। ओके, अब बेटा एक और बात, जब हम बात करते हैं कि हम डीसी बैटरी को लगा रहे हैं, इस पे ना नीट और सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक डीसी बैटरी के साथ आपने एक बल्ब लगा दी, तो क्या वो बल्ब ग्लो करेगी कि नहीं करेगी? ठीक है, अब देखो नॉर्मल ऑफ कोर्स बल्ब ग्लो करेगी, लेकिन अगर बीच में कैपेसिटर डाल दिया तो क्या अब वो ग्लो करेगी कि नहीं करेगी? जब आप कैपेसिटर डीसी बैटरी के साथ एक बल्ब के साथ सीरीज में लगा दो तो बल्ब मोमेंटली ग्लो करती है, क्योंकि जब डायरेक्ट करंट डेवलप होता है, आप स्विच ऑन करते हो, है ना, तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, आप ऐसा ग्राफ पढ़ते हो डीसी करंट का, एक्चुअली ग्राफ ऐसा नहीं है, थोड़ा ऐसा है, यानी कि देयर इज अ टाइम जहां पे जो करंट है वो 0 से मैक्सिमम हो रहा है और उसके बाद वो स्टेडी हो रहा है। करंट 0 से मैक्सिमम होके स्टेडी हो रहा है, तो इस टाइम में क्या हो रहा है कि करंट वैरी कर रहा है, टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है, देखो इंक्रीज कर रहा है, वैरी कर रहा है। ठीक है, तो जब ये इतना जो फेज है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे करंट बेसिकली डायरेक्ट करंट नहीं है, उतने फेज के लिए कैपेसिटर करंट को अलाउ करेगा, बल्ब जलेगी, और उसके बाद जब करंट स्टेडी हो जाएगा, कंप्लीटली डीसी हो जाएगा, अब कैपेसिटर ने करंट को ब्लॉक कर दिया, स्टेडी स्टेट में ब्लॉक कर दिया। तो ये जो हम करंट यहाँ निकालेंगे ना अभी, ये हम स्टेडी स्टेट में निकालेंगे। ठीक है, इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट I इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 प्लस 0.5, ये 2 और ये 0.5, तो ये हो गया 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर का करंट जो है इस लोअर आर्म में फ्लो कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे अपने पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस थी, छोटा r 0.5 ओम्स, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकाला जाए तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे निकाल सकते हैं, इसमें करंट है 1 × 0.5, तो कितना हो गया बेटा 0.5 वोल्ट। तो 2.5 वोल्ट में से बेटा इसने तो 0.5 वोल्ट खा लिए, कितने खा लिए, 0.5 वोल्ट खा लिए, तो बचे कितने, 2 वोल्ट बचे। तो कैपेसिटर के अक्रॉस अपने पास 2 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या है, चार्ज निकालो, कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर क्या चार्ज है, तो अपन को पता है Q बराबर CV, C इसकी कैपेसिटेंस कितनी है बेटा, 4 माइक्रोफैरेड की है, तो 4 2 जा कितना हो गया, 8 माइक्रोकूलम्स। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं साइड हो रही हूं, एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, नोट कर लो, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो सही ऑप्शन इसका क्या है, 8 माइक्रोकूलम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। A positively charged particle is released from rest in an uniform electric field, the electric potential energy of the charge। ठीक है, तो आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव पार्टिकल को अपन ने रिलीज कर दिया, तो इसके बारे में अपन ने बहुत सारी चीजें डिराइव करी हैं, इसकी क्या वेलोसिटी होगी एट एनी इंस्टेंट, एक्सेलरेशन वगैरह। तो u इज इक्वल्स टू 0 से रिलीज कर दिया, अपन को पता है क्योंकि इसको फील्ड में रिलीज किया है, तो इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। मान लो ये चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो Q0 है, तो Q0e, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो चार्ज है वो एक A पॉइंट से B पॉइंट, मतलब किसी भी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे वो मूव कर रहा है ना। चार्ज तभी मूव कर सकता है जब दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, ओके, अब देखते जाओ बेटा कि चार्ज जो है मूव कर रहा है A से B के बीच में। ठीक है, क्या वो एक्सेलरेट कर रहा है, आप लिखते हो Q0 E बराबर ma, फिर A आता है Q0 E बराबर m। जाहिर सी बात है ये एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज ग्रेटर देन यू। अगर मैं पूछूं काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। सवाल में पूछा है पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी का क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अपन लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा V टाइम्स Q, ये लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा V टाइम्स Q। ठीक है, अगर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे
जा रहा है चार्ज तो। अच्छा, ये जो वर्क है ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो वर्क है ये चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, हमको पता है कि पोटेंशियल फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि वी बी पोटेंशियल और यहाँ पे वी ए पोटेंशियल है, तो वी बी बेटा छोटा होगा वी ए से, छोटा होगा। चार्ज ऐसा जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्मॉलर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है ना। चार्ज कहाँ जा रहा है, स्मॉलर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो ये जो डेल्टा वी है बेटा, ठीक है, बेसिकली जो फाइनल पोटेंशियल है वो छोटा है और इनिशियल पोटेंशियल जो है वो बड़ा है। वी बी छोटा, वी ए बड़ा, फाइनल पोटेंशियल छोटा, इनिशियल पोटेंशियल बड़ा, तो डेल्टा वी तो बेटा आपका नेगेटिव हो गया। इन शॉर्ट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो अगर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको आपने रेस्ट पे रिलीज किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी घटेगी, कीपिंग द टोटल एनर्जी कांस्टेंट। ऐसा सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में था। एक्सरसाइज में जब अपन एग्जाम्पल हमने किए थे इसके पिछले लेक्चर में, पर वहां पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा हुआ था और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा हुआ है। वहां पे एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। वहां पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड थी, यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। तो ऐसे छोटे मोटे वेरिएबल को वैरी करके बदल के ये क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। और इस तरीके के क्वेश्चन दोनों ही बोर्ड्स के लिए, सीबीएसई और नीट दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमें बहुत बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब इसका सही आंसर क्या है, डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फील्ड। नहीं बेटा, डिक्रीज तो हो रही है लेकिन चार्ज तो फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है। सो डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द फील्ड। यस, ये इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही है। इंक्रीज तो हो नहीं सकता या कांस्टेंट तो हो नहीं सकता, उसको छोड़ दिया अपन ने। अगले सवाल पे आते हैं। फिगर शोज सम इक्विपोटेंशियल लाइंस distributed in space. A charge object is moved from point A to B. A से B, A से B, A से B, A से B। आपको तीन फिगर दिख रहे हैं यहाँ पे, फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3, और तीनों में A से B एक चार्ज को मूव किया जा रहा है। ये इक्विपोटेंशियल लाइंस है। बताइए कौन सा इसमें से A B C D में से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। इसमें देखो पूछा वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन। तीनों में वर्क डन निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वर्क डन निकालेंगे डेल्टा वी, ठीक है, इंटू क्यू। क्यू जो चार्ज है वो तीनों में सेम है। डेल्टा वी तीनों में देखो, बी और ए के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 40 माइनस 20, तो 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया। यहाँ पे बी कितने पे है, 40 पे है बी, ठीक है। और ये देखो, ये जो यहाँ डॉट बना है ना, ये कितने पे है, फिर से देख लेते हैं, 10, 20, 30, 40, ये 20 पे है, ठीक है बेटा। ये देखो, ये 10, 20, तो ये 20 पे, तो 40 माइनस 20, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 20 वोल्ट आ गया। यहाँ देखते हैं, ये भी अब ए फिर से सेकंड लाइन पे 20 वोल्ट पे, ठीक है, और बी अभी भी यहाँ पे क्या है 40 वोल्ट पे, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, 20 वोल्ट आ गया। तीनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट ईच आ रहा है, तो ये 20 रहेगा और चार्ज तीनों में सेम है, तो वर्क डन तीनों में सेम आएगा। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एक जगह इक्विडिस्टेंट लाइंस है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे लाइंस जो है इनके बीच में डिस्टेंस बराबर नहीं है। बेसिकली अगर ये इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच में डिस्टेंस इक्वल या अनइक्वल हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, यही पता चलता है कि फील्ड या तो यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारी की सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, तो फील्ड आप बनाओगे तो इसके परपेंडिकुलर बनाओगे, तो फील्ड आप बनाओगे तो परपेंडिकुलर बनाओगे, ठीक है। अब आप देखो, चार्ज को जब आप मूव कर रहे हो, ठीक है, ए से बी, तो अलोंग द फील्ड मूव कर रहे हो, एक ही लाइन पे मूव कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे बस उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। वैसे भी वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, क्या होता है बेटा, कंजर्वेटिव होता है। तो इतनी कहानी सोचने की जरूरत ही नहीं है, फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, इससे अपन को क्या लेना देना। कंजर्वेटिव वर्क डन का क्या मतलब है, खाली इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ध्यान दो, ठीक है, कहां से कहां को गए थे बस इस पे ध्यान दो, है ना। रास्ता चाहे कुछ भी लो, इनिशियल पॉइंट क्या और फाइनल पॉइंट क्या, इस पर ध्यान दो। ये कंजर्वेटिव वर्क डन का मतलब यहाँ पे, है ना। तो देख लो, हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, चार्ज सेम है, इसीलिए वर्क डन तीनों में सेम होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा,
अगर देखोगे तो अगेन यहाँ पे ऑप्शन सी जो है अपना, द वर्क डन इज सेम इन फिगर 1 2 3, ये सही होगा। ठीक है, आई बात समझ में अच्छे से? तो इन एग्जाम्पलर की फिर से प्रैक्टिस कर लेना। आप ये क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से अभी तक चैप्टर 1 और 2 में पढ़ चुके हो, बट आपको यहाँ पे ये समझ आ रहा है वही क्वेश्चन रिपीट करके स्टेटमेंट बदल के किस तरीके से पूछा जा सकता है। The electrostatic potential on the surface of a charged conducting sphere is 100 volt. कोई चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, और बोला है कि इसकी सरफेस पे 100 वोल्ट का पोटेंशियल है, ये चार्ज्ड है और ये कंडक्टिंग है, चार्ज्ड है और कंडक्टिंग है। तो बोलने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, अंदर फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, ओके। 2 स्टेटमेंट्स, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 0। भैया ये स्टेटमेंट करेक्ट है। S1 S2 एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट। यस, जो सरफेस पे होता है उतना ही पोटेंशियल अंदर होगा 100 वोल्ट का। ठीक है, दोनों S1 S2 दोनों सही है। पहला S1 इज ट्रू, S2 इज फॉल्स। नहीं बेटा, S1 S2 दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है। नहीं बेटा, दोनों ट्रू है। S1 इज ट्रू, S2 इज ऑल्सो ट्रू एंड S1 इज द कॉज ऑफ S2। देखो, आप लिखते हो E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr, ये लिखते हो। E को 0 कर दो तो इसका मतलब कि dV क्या हो गया, 0। dV मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, यानी 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल। तो VA माइनस VB कर दो इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, VA इज इक्वल्स टू VB। तो dV इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट, ये मतलब हुआ। dV इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट सेम है, कांस्टेंट है। तो ये आया कैसे, ये आया कैसे, क्योंकि यहाँ पे E को अपन ने 0 माना था। तो क्या S1 S2 को एक्सप्लेन करता है? हाँ जी करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पलर वही है जो आपने पढ़ा है, बट स्टेटमेंट्स को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है। Equipotentials at a great distance from a collection of charges whose total sum is not 0 are approximately। अब देखो यूजुअली क्या होता है यार, आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से दूर चले बहुत, बताओ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखेगा, है ना, ये सवाल होता है। अब कलेक्शन ऑफ चार्जेस और बहुत दूर चले जाओ, भैया बहुत दूर से कलेक्शन ऑफ चार्जेस भी कैसे बिहेव करते हैं, एज अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि उनका सम वैसे भी नॉन जीरो है। ठीक है, सो बेसिकली अगर यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं और आप यहाँ से बहुत दूर चले जाते हो, बोले तो R इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे चले जाते हो। अब बोला है तो इक्विपोटेंशियल्स मल्टीपल इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट 0 आर अप्रोक्सीमेटली। क्या होना चाहिए, स्फीयर, प्लेन, पैराबोलॉइड्स, ये दोनों नहीं है, ये पक्की बात, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, है ना। बच्चों को कंफ्यूजन होता है इन दोनों में। देखो, जब हम प्लेन कहते हैं ना, प्लेन, तो प्लेन का मतलब हमको पता है कि होगा तो स्फीयर। ये प्लेन जो है ये स्पेशल केस है बेटा, ये क्या है, स्पेशल केस। अपन को पता है कि ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा फॉर वेरी फार डिस्टेंस, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है कलेक्शन ऑफ चार्जेस फॉर विच द टोटल सम इज नॉन जीरो। ठीक है, और पॉइंट चार्ज के चारों तरफ पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, हर पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस ले लो, R इक्वल टू इन्फिनिटी हर जगह ले लो, हर जगह R इक्वल टू इन्फिनिटी ले लो। तो पोटेंशियल यहाँ पे हर जगह पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, बराबर होना चाहिए, है ना। अगर ये प्लेन सरफेस होता, तो क्या हर जगह पोटेंशियल बराबर होता? नहीं होता, डिस्टेंस सेम नहीं होता, करेक्ट है। तो इट हैज टू बी अ स्फीयर, नो अदर शेप, स्फीयर। तो मैम आप है ना ऐसे प्लेन लेकर क्यों चल लेते हो, कई बार तो आप प्लेन बोल देते हो, इसलिए क्योंकि इफ वी टॉक अबाउट अ स्मॉल पोर्शन, इफ वी टॉक अबाउट अ पोर्शन ऑफ द स्फीयर, बिकॉज द स्फीयर हैज इन्फिनिट रेडियस, इस स्फीयर का रेडियस कैसा है, इन्फिनिट है, बहुत बड़ा रेडियस है। तो फॉर यू अगर आप इसका एक पार्ट लेते हो दैट विल अपीयर एज प्लेन, तो ये मान सकते हो कि अगर पॉइंट चार्ज बहुत दूर है तो इन्फिनिटी पे अपीयर होंगे एज इफ दीज आर प्लेन सरफेसेस पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, शेप क्या है बेटा,
क्या ये इतना शेप है? नहीं, उसका शेप तो स्फेयर है ना, इसीलिए डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इसका सही आंसर क्या होगा? स्फेयर। ठीक है, ओके। यहां पे आते हैं। A parallel plate capacitor is made of two dielectric blocks in series। आपको दिख रहे हैं दो डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक सीरीज में, मतलब कि आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वन ऑफ द ब्लॉक्स हैज थिकनेस D1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। तो आपको ये जो फिगर दिख रहा है वो यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ लो। ये K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, K2 है, D1 D2 इनके रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस हैं। ठीक है, ओके। दिस अरेंजमेंट कैन बी क्या ये थ्रू एज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ओके, थ्रू नहीं है, खैर इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर। सीन, इसको आप ऐसे देख लो कि ये तो आपके पास एक अरेंजमेंट है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा कोई अरेंजमेंट होता, कैसा होता कि इस पूरे के बीच में एक ही स्लैब होती और उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती K, और ये जो D1 प्लस D2 है ये D के बराबर होता, मतलब ये पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा होता। ठीक है, उस केस में जो K है, K की कौन सी वैल्यू होगी? K मतलब अगर इसको रिप्लेस कर दिया जाए, ऐसे बना दिया जाए, तो K की क्या वैल्यू होगी, ये पूछा हुआ है। ठीक है बेटा, ओके। पहले तो अपन इसकी बात कर लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस C2 मान लेते हैं। सीरीज में कंबाइंड है तो अपन को पता है कि यहाँ पे जब अपन C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि C1 की इंडिविजुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बेटा, तो C1 को आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट A बाय एरिया सेम है ना, बाय D1 है ना, और C2 में भी क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाय D2। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A का तो स्क्वायर हो जाएगा, D1 D2 ऐसे बाहर आ जाएंगे, साथ में K1 K2 आएंगे, क्योंकि C1 लिखोगे तो पहले K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय D1 लिखोगे, है ना, ये हो गया, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। फिर से देखो एप्सिलॉन नॉट A तो कॉमन आ जाएगा, ये तो कॉमन आ जाएगा दोनों में। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा? K1 बाय D1 प्लस K2 बाय D2। मैं यही सॉल्व करूँ, देखते जाओ। अब जाहिर सी बात है इसमें से एक एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल होकर ऊपर एक बार ही एप्सिलॉन नॉट A बचेगा। करेक्ट है, ओके। अगर मैं यहाँ बोलूँ, यहाँ पे C की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A K, और यहाँ पे आप D1 प्लस D2 लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, बोला है कि दोनों की जो कैपेसिटेंस है अगर वो बराबर होती तो K की वैल्यू बताओ। मतलब ये जो आपकी इक्वेशन है, ठीक है, इसको मैंने 1 मान लिया इक्वेशन को, और ये जो 2 है ये बराबर होते, तो अब क्या K की वैल्यू होगी वो बताओ। तो यहाँ सॉल्व करते हैं बेटा, देखते जाओ। ठीक है, अपने पास ये था K1 K2 डिवाइडेड बाय D1 D2 था, और नीचे आप लिख सकते हो K1 D1, ठीक है, प्लस K2 D2 डिवाइडेड बाय D1 इंटू D2। ये पूरा बराबर लिख सकते हो किसके? एप्सिलॉन नॉट A इंटू K एंड डिवाइडेड बाय D1 प्लस D2 के ऊपर एक एप्सिलॉन नॉट A भी था। इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो D1 D2 ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A ये दोनों साइड यहाँ पे कैंसिल होने वाला है। यहाँ क्या बच रहा है? K1 K2, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है बेटा? K1 D1 प्लस K2 D2 ये डिनोमिनेटर में बच रहा है। ठीक है, और ये D1 प्लस D2 यहाँ पे आ जाएगा D1 प्लस D2। ठीक है, तो क्या बच रहा है? ये K बच रहा है। देख लो अच्छे से, प्योर मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा सॉल्व करनी है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन अपन को सही लग रहा है। K1 K2 सीधे सीधे सामने ही दिख रहा है, D1 प्लस D2 ये देखो, और नीचे K1 D1 और प्लस K2 D2 है ना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। बेसिकली आपके पास एक अरेंजमेंट है और दूसरा अरेंजमेंट है, और दोनों अरेंजमेंट की कैपेसिटेंस को आपको बराबर करके K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, सॉल्व कर लेना एक बार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन। आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको x बोल देते हैं, इसको y बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको अपन ने z बोल दिया, ऊपर z, तो z डायरेक्शन में फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। पोटेंशियल कहाँ कहाँ कांस्टेंट होगा?
बेटा सबसे पहले तो अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस पे पोटेंशियल कौन, क्या ये सरफेस फील्ड के परपेंडिकुलर है? क्या ये सरफेस फील्ड के, हाँ ये सरफेस क्या है बेटा, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। आप ऐसे मल्टीपल पैरेलल एक्स वाई प्लेन बनाते जाओ, वो सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होंगे, वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब इन सरफेसेस की खास बात क्या है, खास बात क्या है, आप कुछ भी वैल्यू ले लो, ठीक है, z की आप कोई भी वैल्यू ले लो, है ना, ये z की आपने कोई एक वैल्यू, तो यहाँ पे देखो y जो है, y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। फॉर z इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने ये ले लिया, फॉर z इज इक्वल्स टू समथिंग 2, y कैन बी मल्टीपल वैल्यूज, y कैन ऑब्टेन मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। अगेन फॉर सम कांस्टेंट वैल्यू ऑफ z, x कैन ऑब्टेन मल्टीपल वैल्यूज, करेक्ट, एंड एनी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन कैन डू, जहां पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो बोला कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन z डायरेक्शन, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर एनी x फॉर अ गिवन z, यस, कोई एक गिवन z के लिए x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, यस, फॉर एनी y फॉर गिवन z, ये भी सही है, ऑन एक्स वाई प्लेन फॉर अ गिवन z की कोई भी गिवन वैल्यू के लिए, ये मैंने वैल्यू ले ली, यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो सकता है इस पूरे में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी सी डी ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके, मल्टीपल करेक्ट जो चॉइसेस होते हैं, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में भी आपने देखा है, पर वहां पे बड़ा सिंपल तरीके से आता है कि अगर z डायरेक्शन में फील्ड यूनिफॉर्म है तो स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्केच करने को आता है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट इज एक्स वाई प्लेन, इट इज वाई जेड प्लेन, इट इज एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो आप मतलब सिंपल तरीके से ऑप्शन चूज करके आते हो। अब उसी क्वेश्चन को यार कितने खतरनाक तरीके से पूछा हुआ है कि इसमें x की वैल्यू कांस्टेंट होगी क्या गिवन वैल्यू ऑफ z के लिए, फिर हमने इसको अरे हाँ यार अपन ने ये बनाया, ये ले लेते हैं z, क्या x की वैल्यू ये ली, x की वैल्यू ये ली, हाँ यार x तो कांस्टेंट आ रहा है इसमें, x की तो कोई भी वैल्यू पॉसिबल है फॉर अ गिवन z, ठीक है। तो यहां से ही देखो आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ उस एक छोटे से डायग्राम से बना और इक्वेशन बन गया, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ओके आगे बढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन रीजन्स ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड्स कंपेयर्ड टू रीजन्स ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड, यार ये तो अपन को पता है। आइसोलेटेड चार्ज ही ले लो, कुछ नहीं तो आपको पता है कि अगर मैं कोई आइसोलेटेड चार्ज ले लूं तो जो फील्ड होती है वो चार्ज के नियर बाय, चार्ज के पास, वो ज्यादा क्राउडेड होती है। चार्ज के एरिया में फील्ड क्या है, बहुत क्राउडेड है, काफी क्राउडेड है यहाँ पे, ठीक है। और जहां पे जो फील्ड है वो क्राउडेड है, वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के क्लोज होते हैं और दूर जाके और दूर हो जाते हैं। तो आर क्लोजर इन रीजन्स ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड्स, सही बात है, एंड नॉट क्लोजर इन लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात सही है। विल बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एजेस ऑफ द कंडक्टर, अपन को पता है कि जो कंडक्टर, अगर पियर शेप्ड कंडक्टर लो, अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर करके एक लेक्चर पढ़ा था, तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कि शार्प एजेस पे वो ज्यादा क्राउड हो जाता है। सो यू गिव सम अमाउंट ऑफ चार्ज टू दिस कंडक्टर, आपने इसको कुछ चार्ज दे दिया, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होगा, इसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी और यहाँ पे इसकी चार्ज डेंसिटी हाई होगी, हाई चार्ज डेंसिटी, है ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ज्यादा चार्ज है कम एरिया में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी, और अगर फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ कोर्स यहाँ पे ज्यादा क्लोज होंगे, क्राउडेड होंगे। विल बी मोर क्राउडेड नियर रीजन्स ऑफ, वही बात है, आप कह लो शार्प एजेस या फिर लार्ज चार्ज डेंसिटी कह लो, एक ही बात होती है। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, शार्प एज है, तो इसमें ए बी सी ये तीनों ऑप्शन बेटा सही होंगे, करेक्ट होंगे, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। The work done to move a charge along an equipotential from A to B, कौन सा ऑप्शन चारों में से सही है? चलो मैंने आपको 5 सेकंड का टाइम दिया, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, मैं फिर से बोल रही हूं अच्छे से पढ़ लो, और अभी कमेंट करके बताओ कि आपका A B C D में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि सही है, जल्दी बताओ, वेटिंग, ठीक है बेटा। वेट कर रही हूं, जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। अब
ज्यादातर बच्चे सोचते हैं यार ये कैन नॉट होगा कि मस्ट होगा, कैन नॉट होगा कि मस्ट होगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो आपको पता है कि यार ये फॉर्मूला तो सही है, मस्ट होना चाहिए। पर आप मिस क्या कर देते हो, आप मिस कर देते हो इक्विपोटेंशियल शब्द। वर्क डन टू मूव अ चार्ज अलोंग एन इक्विपोटेंशियल, भैया कोई इक्विपोटेंशियल लाइन ले लो ए से बी, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है। अब आप किसी चार्ज को मूव कर रहे हो अलोंग इक्विपोटेंशियल लाइन, तब बताओ ठीक है कि क्या होना चाहिए। तो वर्क डन तब तो 0 होना चाहिए, तो हमें ए और बी में खेलना ही नहीं है, सी लेंगे आंसर, ठीक है। वर्क डन टू मूव अ चार्ज अलोंग इक्विपोटेंशियल लाइन सरफेस व्हाटएवर 0 होगा, ठीक है, ओके। तो बेटा ये था नवा क्वेश्चन, और अब हम आज के आखिरी क्वेश्चन पे आ गए। तो पहले आप 5 सेकेंड क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, सोच लो, कमेंट करके आंसर बता दो, फिर मैं इसको डिस्कस करती हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा लीव ले रही हूँ अभी, आप लो इस क्वेश्चन का आंसर, आप बताओ। पढ़ लिया? In a region of constant potential, the electric field is uniform, electric field is 0, there can be no charge inside the region, ठीक है। The electric field shall necessarily change if charge is placed outside the region. एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। कंडक्टर की अगर अपन बात करें, है ना, चार्ज जो कंडक्टर की बात कर लेते हैं। अपन को पता है क्या इनसाइड V इनसाइड कांस्टेंट होता है, हाँ जी कांस्टेंट होता है। और V इनसाइड कांस्टेंट होने का मतलब क्या है बेटा, कि dV का पोटेंशियल डिफरेंस उस रीजन में dV पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, और E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, तो वाइस वर्सा भी तो ट्रू है बेटा, dV 0 है तो E कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये ऑप्शन सही है, ठीक है, ये ऑप्शन अपना सही है। अब अगर फील्ड 0 है इस रीजन का, आपको पता ही है, देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, है ना, क्यू नेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, क्यू नेट इज 0। सो ऑप्शन सी, इसका कौन कौन से ऑप्शन सही है, बी एंड सी सही है, ठीक है। So these are some conceptual questions, very important for NEET and CBSE। अगले लेक्चर में फिर से रिमाइंड करा दूं, NCERT एग्जाम्पलर पार्ट 2 करेंगे, फिर पार्ट 3 भी करेंगे, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड इन दिस लेक्चर। फिर मिलेंगे बच्चा बड़ी।